सुंदरनगरी में युवक की सरेआम कर दी गई हत्या। 3 व्यक्तियों ने चाकुओं से कर दिया छलनी। लोग तमाशा देखते रहे और युवक की मौत हो गई। डॉक्टर सुभाष गिरी राजीव गांधी अस्पताल के भी डायरेक्टर बने। अब तक देख रहे थे जीटीबी अस्पताल का काम। सोमवार को दोनों अस्पतालों के बन जाएंगे डायरेक्टर। ज्वालानगर में स्पेशल स्टाफ ने छापा मारकर शराब तस्कर को पकड़ा। पास से अवैध शराब के 62 पौवे किए बरामद। तस्कर पर पहले से चल रहे हैं 20 केस। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। गीता कॉलोनी में विजयदशमी को देखते हुए निकाली गई प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। गीता कॉलोनी के तमाम इलाकों से होकर गुजरी। इलाके के लोगों के साथ विशिष्ट लोग रहे मौजूद। और पटाखों के बैन होने पर पूर्व दिल्ली से मिली जुली प्रतिक्रिया। कुछ लोगों ने कहा बैन ही ठीक है, तो कुछ ने कहा ये फैसला गलत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली के सुंदरनगरी इलाके में 3 लोगों ने 25 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोग तमाशबीन की तरह दूर से घटना को देखते रहे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मृतक की पहचान मनीष के तौर पर हुई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम फैजान, बिलाल और अरमान है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश के कारण से मनीष को चाकू से गोद कर मार डाला। तीनों आरोपी मृतक के ही इलाके में रहते हैं। पुलिस को शनिवार शाम करीब 7:40 पर पीसीआर कॉल मिली कि एक शख्स को 2 से 3 लोगों ने चाकू मार दिया है। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी को माना जा रहा है। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि सुंदरनगरी में पुरानी दुश्मनी को लेकर 3 लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले में एफआईआर दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने साफ किया है कि मामला सांप्रदायिक नहीं है। इलाके में शांति बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले को लेकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक तथ्य फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चाकू लेकर मनीष के पास आते हैं। फिर आरोपी पीड़ित पर चाकू से हमला कर देते हैं। वहीं एक व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा देखा जा सकता है और जो मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पहला केस था 12-13 महीना पहले जी। गर्दन काटी है सबसे पहले वाले केस में पेट में चाकू मारा है। हाफ मर्डर करा था उसका। हाफ मर्डर करने के बाद जब वो बच गया है तो केस चल गया। केस चलने के बाद तारीख भुगतते थे वो, तो कह रहे दबाव डाल लेते कि केस वापसी दे। अच्छा, तो मनीष उसमें गवाह था? हाँ, मनीष गवाह था। मनीष ने वो पहचान लिए। पहचानने के बाद वो बोले कि अब तू हमें पहचान लिया, अब केस वापसी ले। उसने बोला कि नहीं लेंगे। कह रहे तो अब देख तेरा क्या हाल करते हैं हम। आए 4-5 बंदे, चाकू मारे, बिल्कुल ही खत्म करके डाल दिए। मार के घर पे भी कह के गए हैं कि देख डगरपुर वाली तेरा लड़का मार दिया, हमने जा उठा ला। नहीं पता। हमारा तो जवान बच्चा गया, देखो कितना सुंदर बच्चा है हमारा, किसी से कुछ बोलता भी नहीं था। उसने क्या देखा है। जीटीबी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष गिरी अब राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। सोमवार को वे नया पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले डॉक्टर सुभाष गिरी को कुछ समय के लिए इवास के डायरेक्टर की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली थी। पिछले साल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल के तबादले के बाद लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के MS डॉक्टर संजय अग्रवाल को राजीव गांधी अस्पताल की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई थी। अब यह जिम्मेदारी जीटीबी अस्पताल के डायरेक्टर को दे दी गई है। जीटीबी अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन है, जबकि राजीव गांधी अस्पताल सोसाइटी के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव मुकेश कुमार शर्मा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि डॉक्टर
सुभाष गिरी का कार्यकाल 6 महीने या नए डायरेक्टर की नियुक्ति तक होगा। डॉक्टर सुभाष गिरी को दिसंबर 2021 में जीटीबी अस्पताल का डायरेक्टर बनाया गया था। उनके अब तक के कार्यकाल में जीटीबी अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई गई, नर्सिंग स्टाफ प्रमोशन से जुड़ी पेंडिंग मांगे पूरी हुई, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना शुरू हुआ। मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गिरी MBA कर चुके हैं। उनके प्रशासनिक क्षमता के कारण से जीटीबी अस्पताल में काफी व्यवस्थाओं में सुधार हुआ। शादरा जिले के स्पेशल स्टाफ में ज्वालानगर में एक अवैध शराब तस्कर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को घर से एक गुप्त सूचना मिली जिसमें अवैध शराब के 62 पौवे बरामद किए गए। विवेक विहार थाने का घोषित बदमाश था। इस पर पहले से ही 20 केस चल रहे थे। डीसीपी आर सत्य सुंदरम ने बताया कि एसीपी महेंद्र सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर विकास की लीडरशिप में स्पेशल स्टाफ विकास इंस्पेक्टर ने एक टीम का गठन किया और रेड में एसआई प्रशांत, अशोक और एसआई सुधीर, एएसआई सत्यप्रकाश, सुधीर और हेड कांस्टेबल सर्वेश अंकुर शहीद 17 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई। 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार टीम को कामयाबी मिली है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। पूरे देश में विजयदशमी की धूम है। लोगों के मन में त्योहार को लेकर बेहद उत्साह है। जगह जगह भगवान की भव्य यात्रा निकाली जा रही है। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी के CCN न्यूज़पेपर के ऑफिस में ये प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा गीता कॉलोनी के तमाम इलाकों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। CCN डिजिटल के MD वीरेंद्र गौड़ जी, CCN न्यूज़पेपर के डायरेक्टर अश्विनी चौहान, पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, कृष्णानगर विधानसभा के विधायक SK बग्गा सभी लोग मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के जरिए लोगों को भगवान के उसूलों पर चलने की प्रेरणा मिलेगी और आजकल के बच्चे इस शोभा यात्रा के माध्यम से श्री राम के चरित्र जानेंगे और उनके बारे में समझेंगे। ऐसे ज़्यादा उत्साह तो इस वजह से है कि 2 साल से पिछले कोरोना के कारण रामलीलाएँ का आयोजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार विशेष उत्साह इसलिए है कि वो जो जोश है जो दबा के लोगों ने रखा हुआ था वो अब सबका निकल रहा है। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, रामलीला हर साल होती है हमेशा से हमारी कंट्री के अंदर जो है। उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है जो छोटी जनरेशन है वो धीरे धीरे इस सब को जाने, राम के आदर्श, भगवान श्री राम के आदर्शों को समझे, जाने। और एक इजी तरीका है कि उसके मंचन जो होता है, रामलीला मंचन, उसके माध्यम से छोटे बच्चों को वो चीज़ जीवन भर याद रहती हैं, एक एक शब्द याद रहता है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जितने भी यहाँ पर लोग इस शोभा यात्रा में हैं, और ख़ास तौर से अश्विनी जी का, बग्गा साहब का, जो इनके आयोजन में इन्होंने जो सहयोग किया है। इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को हम सनातन धर्म की प्रवृत्ति जो आज की आपने देखा है लुप्त हो चुकी है, उसको उजागर करने के लिए ये सारे कार्यक्रम किए। और इसमें हमारे वीरेंद्र गौड़ जी जो CCN के MD हैं, उनके ऊपर हमारा बहुत प्रताप रहा है हमेशा से। उन्हीं के मार्गदर्शन के ऊपर चलते हुए हम इस शोभा यात्रा का बड़ा उत्साह है लोगों में। लोग सड़कों पे आकर दर्शन कर रहे हैं राम जी के। देखिए जितनी हमने झांकी निकाली है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ राइजर का जिन्होंने ऐसा प्रबंध किया है। और ख़ासकर धन्यवाद करूँगा मैं गौड़ साहब का जो मेरे साथ खड़े हैं, जिनका प्रताप है सबके ऊपर। देखिए कि रामलीला के दिनों में करते हैं, करनी चाहिए। लोगों को पता लगे, अपने धर्म का पता लगे, बच्चों को पता लगे, बच्चों को नॉलेज हो कि राम जी के क्या क्या आदर्श है राम जी के, उन आदर्शों को मानने के लिए निकाल रहे हैं हम। CCN के मालिक वीरेंद्र गौड़ जी और CCN न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर अश्विनी चौहान जी ने बहुत अच्छी पहल की है। हमेशा ये लोग निकालते हैं और जहाँ जहाँ ये विजय शोभा यात्रा जानी है वहाँ के लोग इसको देखेंगे, बच्चे इसको देखेंगे तो भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का वो कोशिश करेंगे और चलेंगे। सबको संदेश जाएगा कि हमें भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। ये इस शोभा यात्रा की मुख्य विशेषता। 2 साल का जो कोरोना काल के बाद हम लोग यहाँ पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो कम से कम हमारे जो बच्चे जो घरों के अंदर लॉक थे उनको ये पता लगेगा कि ये है क्या, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और जो भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है वो ख़ास तौर से बहुत अहम है। और मैं ख़ास तौर से धन्यवाद दूंगा अश्विनी जी का कि उन्होंने यहाँ बुलाकर मान सम्मान दिया और मौका दिया। देखिए विजयदशमी के ऊपर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। लोग इस चीज़ को जो कोरोना काल में जो उब चुके थे, अब लोग बाहर निकले हैं और आप देखेंगे रामलीलाओं में और धार्मिक उत्सवों में बहुत लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। और हम भी ये चाहते हैं कि प्रभु श्री राम के जो आदर्श है वो हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे और लोगों को एक नया जोश आए और लोग नई तरक्की पे राह करें। तो अब कोरोना के बाद ये पहली बार ऐसे समय है
कि लोग अपने इस उत्सव को बढ़ चढ़ के बना रहे हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ ये हज़ारों साल की संस्कृति है, उसका द्योतक है, इस संस्कृति को जिंदा रखना हमारा कर्तव्य है। अश्विनी जी इस कार्य में बहुत आगे रहे हैं, वो अपनी संस्कृति से बहुत। दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को देखते हुए काफी सजग है। दिल्ली सरकार के नियम के अनुसार अगर आप पर पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिलेगा। इस पर पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उनका कहना है कि काफी सही फैसला है। बहुत से लोग गाड़ियों का पीयूसी नहीं करवाते हैं, जिससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए फैसला लिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पीयूसी बनवा सकें। तो कुछ करवाते कुछ नहीं भी करवाते, थोड़ी लापरवाही तो है इस सिस्टम में। बिल्कुल ठीक है, थोड़ी जिम्मेदारी तो सभी लोगों की बनती है, सबकी बनती है। अपनी बाइक हम चला रहे हैं या गाड़ी हम चला रहे हैं तो हमारी भी बनती है जिम्मेदारी उसमें। तो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं कि ज़्यादा महंगा है, जो सिस्टम बना रखा है 60-70 रुपये में पोल्यूशन हो जाता है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया डिसीजन है गवर्नमेंट का, मिलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर पोल्यूशन होगा तो हमारे बच्चों के लिए दिक्कत है ना। वो पोल्यूशन, ये तो इट्स गुड डिसीजन। महंगे की बात नहीं है, लोगों की एक आदत बन चुकी है ना। इंडिया में हर चीज़ लोगों को बहुत ईजी चाहिए, और जो चाहते हैं अगर पोल्यूशन भी है ना, घर पे कोई कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पोलियो की ड्रॉप घर पे आके पिलाते हैं, ऐसे पोल्यूशन भी घर आके करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लापरवाही ज़्यादा है। पैसे की किसी को दिक्कत नहीं है इंडिया में, ये सब बेकार की बातें। सबके पास पैसा है और अच्छा है। गाड़ियाँ देखो अब नहीं निकल रही हैं, तो पैसे की दिक्कत नहीं है। होना चाहिए, प्रदूषण का चेक होना चाहिए। प्रॉब्लम तो होगी, घनी होगी, गाड़ी की चलाएंगे कैसे? अच्छी बात है, लोग करवाएंगे, अपने आप कराएंगे। दिल्ली सरकार ने सभी तरह के पटाखों पर बैन लगा दिया है, चाहे बारूद के हों या फिर ग्रीन पटाखे, सभी पर बैन है। इस पर लोगों से जब हमने बात की तो हमें पूर्वी दिल्ली से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पटाखे चाहे नॉर्मल हो या फिर ग्रीन पॉल्यूशन के हों, ग्रीन पटाखे हों, पॉल्यूशन तो करते हैं, इसलिए बैन ही रहने दें, क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों को इनसे काफ़ी परेशानियां होती हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ग्रीन पटाखे सरकार ने ही अप्रूव किए थे और अब उन पर ही बैन लगाना ठीक नहीं, क्योंकि साल का एक त्यौहार है और इस पर इस तरह का बैन लगा है, ये हटा देना चाहिए। पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि ये पटाखे बंद करके ग्रीन पटाखे बनाए जाएं और हम इसको अलाउ करेंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ग्रीन पटाखे का भी बैन कर दिया। ये नहीं होना चाहिए, ग्रीन पटाखे तो चलने ही चाहिए, ताकि एक साल का जो त्यौहार है वो बच्चे मनाएंगे और प्रदूषण तो उससे कम होगा ही होगा। जब गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि ये बैन नहीं होगा और ग्रीन पटाखे बनाए, और कंपनियों ने बहुत सारे ग्रीन पटाखे बना दिए हैं और वो कंपनियों का सारा पटाखा रुक गया सारा फैक्ट्रियों में, तो उसका क्या होगा? तो वैसे खुशी, मिठाइयाँ खाओ, मिठाइयाँ बांटो, आप खुशी वैसे मनाओ। जरूरी पटाखे बम से खुशी होती है, कोई नहीं होती पटाखे बम से खुशी है। आपस में प्यार, जो प्यार अंदर का ना वो प्यार जगाओ अपना, जो प्यार मेन होना चाहिए और नहीं प्यार। बम पटाखों में कोई प्यार नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि ग्रीन पटाखे जो हैं ये बंद नहीं होने चाहिए, इससे प्रदूषण नहीं होता है। चलो ये गवर्नमेंट ने खुद ही चलाए हैं, वो वाले चलो बारूद वाले बंद करे, इसे बंद नहीं करना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। दिवाली है, भगवान राम घर आते हैं अपने, तो इनके लिए ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आज हम अपना मुख्य धार्मिक पर्व दिवाली तक भी नहीं बना सकते। पहले ये प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार ठहरा देते, और वो पराली भी गई। ग्रीन पटाखे, कम से कम पटाखे बनाकर खुशियों का इजहार करते थे हम दिवाली पर्व पर, वो भी अब नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा दिल्ली क्षेत्र के लिए, मैं कह रहा हूँ देश की राजधानी के लिए शर्मनाक बात नहीं हो सकती। स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों में पूर्वकालिक तीनों निगम के रैंकिंग में मामूली सुधार हुआ है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम जो पहले थी वो 40 नंबर पर थी, अब वो 34 पर आ गई है। अब निगम 1 हो गई है, आपको पता होगा। सुधार धीरे धीरे हो रहा है। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल और पूर्व स्थायी समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर का कहना है कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार सहयोग नहीं करती है फंड को लेकर, क्योंकि फंड की कमी निगम में रहती है, जिसकी वजह से और इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो ठीक हो और हम लोग हर साल स्वच्छता रैंकिंग में आगे बढ़ते रहेंगे। दिल्ली नगर निगम की तीनों निगमें, जो पहले तीनों अलग अलग निगमें थी, जो एक हो गई हैं, उसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने विशेष स्थान प्राप्त किया है। 2 साल पहले 46वां नंबर था, हम नीचे लेके आए, 40वां नंबर आया, और इस साल 40 से घट के 34वां नंबर पर हम लोग आए, और धीरे धीरे हम पहले 10 की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हमारी टीम काम कर रही है, जो हमारे स्वच्छता अधिकारी हैं, जो कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत सफल होने वाली है। हम शौचालय साफ करते हैं, हम सड़कें नाले और कूड़ा उठाते हैं, हमने नए नए उपकरण लगाए हैं, हमने प्लांट लगाए हैं, कंपैक्टर प्लांट लगाए हैं, जिससे सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर दिखाई दे रही है। अब हमारा कूड़ा ट्रकों के माध्यम उड़ता हुआ नहीं जाता, अब बंद ट्रकों के माध्यम से कूड़ा लैंडफिल तक जाता है। जो सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था है पहले से सुधरी है, लेकिन ये निगम लगातार अभावों में जी रहे हैं,
वित्तीय संकट है, उसके बाद जो स्थानीय राज्य सरकार केजरीवाल सरकार है उससे भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे रैंकिंग का सुधार हो रहा है। और ये जो रैंकिंग सिर्फ झाड़ू मारना, ये सफाई नहीं होता है, ये रैंकिंग होती है कि जितना कूड़ा आपके शहर में इकट्ठा हो रहा है उस कूड़े को कैसे आप ज़ीरो करते हैं। तो इसमें अभी हमारे जो दिल्ली के निगमों को काफ़ी काम करना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वित्तीय संकट तो है ही राज्य सरकार की वजह से, स्थान की बहुत कमी है कि कौन से ऐसे स्थान मिले जहाँ इस कूड़े को निस्तारित करके उन्हें केमिकली ट्रीट करके वहाँ प्लांट लगा के उस कूड़े से गैस और बिजली बनाई जाए, तो उसके स्थान की कमी है। पूर्व दिल्ली के गुरु अंगद नगर में बिजली की सब्सिडी को लेकर एक कैंप लगाया गया। इस कैंप में इलाके के लोगों ने आकर बिजली के बिल में मिलने वाली सब्सिडी के लिए अप्लाई किया। लोग फॉर्म साथ लेकर आए। लोगों ने कहा कि इस तरह के कैंप लगने चाहिए, इससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलती है, जगह जगह चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। बिजली बिल रजिस्ट्रेशन को लेकर पूरी प्रीत विहार वार्ड के अंदर तकरीबन अभी तक हम 20 से 25 कैंप लगा चुके हैं और इन कैंपों के माध्यम से जो लोग सब्सिडी बिजली के ऊपर फ्री लेना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेट किया जा रहा है, ताकि इसके माध्यम से हम उनको ऑनलाइन या उनके फार्म भरकर या जिस प्रकार से वो सरकार की तरफ से सुविधा मिलती है वो हम सुविधा उनको उपलब्ध करा रहे हैं। अब इस योजना के तहत ये बिजली को जो रजिस्टर करने का कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करने का मुख्य मकसद है। अब तो इस टाइम कम से कम 100 आदमी सुबह से आ चुके हैं और हर आदमी सेटिस्फाई होके जा रहा है, यहाँ से आदमी खुश है। लोगों की सहूलियत को देखते हुए कुछ लोग जो कह रहे थे कि जी हम नहीं लेंगे, फ्री का क्यों दे रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने एक ये योजना लाई है कि जो सब्सिडी लेना चाहता है वही रजिस्ट्रेशन कराए, जिसको नहीं चाहिए वो छोड़ सकता है। लेकिन हम अभी 6-7 दिन से जो कैंप लगा रहे हैं, हमने देखा कि लगभग सभी लोग 98% जनता सब्सिडी लेना चाहती है। राजधानी समेत पूरे देश में लगभग 744 जिलों के स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। ये अभियान 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक लगातार चलाया जाएगा और भारत को स्वच्छता में और आगे ले जाया जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला नंदनगरी जिला अधिकारी कार्यालय से स्वच्छ भारत मिशन का शुभ आरंभ किया गया। उत्तर पूर्वी जिला अधिकारी गीतिका शर्मा के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर क्षेत्र की जागरूक NGO, RWE यूथ और अन्य संस्थाओं की भागीदारी से इसे अभियान को आगे बढ़ाया गया और पूरे महीने किस प्रकार इस अभियान को आगे बढ़ाना है, इसका एक चार्ट भी सभी के समक्ष रखा गया। आपको बताते चलें कि इस बार उत्तर पूर्वी जिला डिस्ट्रिक्ट को लगभग 12,000 टन वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल को इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया गया है। इससे पहले लगभग 11,000 किलो टन वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल को इकट्ठा करने का टारगेट जिला डिस्ट्रिक्ट ने पूरा किया था। इस बार हमको लक्ष्य से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करना है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। वहीं लोगों को वातावरण के प्रति जागरूक करना, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां आने लगी हैं, लोग कूड़ा कचरा टायर और अन्य चीज़ें जला रहे हैं और पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इस बार हम प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से पहले ही उसकी रोकथाम करने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज पूरे देश भर में 744 जिलों में स्वच्छता अभियान का लॉन्च किया गया है और ज़िला उत्तर पूर्व दिल्ली में भी क्लीन इंडिया कैंपेन का आज शुभारंभ हो गया है। और इस कार्यक्रम में हमारे ज़िले की जो एक्टिव NGOs हैं और RWAs हैं, उनकी भागीदारी में आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और NGOs RWAs के साथ आज हमने पूरे महीने का जो एक एक्टिविटी कैलेंडर है वो शेयर किया कि किस दिन क्या क्या गतिविधि होगी। और हमने सबके साथ ये शेयर किया कि इस साल जो टारगेट है जो ज़िले को दिया गया है वो है 12,000 किलो प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करने का। और मुझे बहुत खुशी है आपके साथ ये साझा करते हुए कि पिछले वर्ष हमें टारगेट दिया गया था 11,000 किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने का, जिसके अगेंस्ट हमने 14,000 किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया था। ये पूरे साल ही चलना चाहिए और इसमें हमें जो क्षेत्र में जाके
हमारे जो नोडल अधिकारी हैं, हमारी सरकार द्वारा जितना भी इसमें प्रयास होता है, तो हमारे क्षेत्र के RWA, वहाँ के NGO, वहाँ के जो क्षेत्र के निवासी हैं, उन सबका भी कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर के डी पार्क में आतंकी अटैक को देखते हुए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मतलब एक मॉक ड्रिल की गई जिसमें सभी एजेंसियां मौके पर मौजूद रहीं। किस प्रकार से इस घटना में काम करना है, उसको लेकर सभी प्रयास अधिकारियों को समझाए गए। इस मौके पर ईस्ट दिल्ली की DCP प्रियंका कश्यप भी मौजूद रहीं, जिसमें दिखाया गया कभी भी कोई आतंकी घटना होती है, अटैक होता है, तो कैसे बम को डिफ्यूज किया जाए और घायलों को कैसे अस्पताल पहुंचाया जाए। ये मार्केट का एरिया है, हमारा जो थाने का क्षेत्र है, ये मार्केट का एरिया है जहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने आज ये मॉक ड्रिल करी थी। इसमें 2 टेररिस्ट थे। हमने क्योंकि ये BSCS है, उसमें DDMA है, फायर है और एम्बुलेंस है, डॉक्टर की टीम है और इस तरह से जितनी भी इस उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए टीम, उनका जो एक्ट है वो बहुत ही क्विक रहा, प्रॉम्प्ट एक्शन था। और प्रॉम्प्ट एक्शन के चलते ये जो सारी हमने प्रक्रिया थी वो हमने पूरी करी है। और ख़ास करके जो हमारे जो टेररिस्ट बने हुए थे, DCP साहब ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया कि उनका एक्ट जो था वो काफ़ी अच्छा था। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।